ये नया सेक्शन मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर अपीयरेंस के अंदर आया है। अभी फ़िलहाल हम इस पे नहीं जा रहे, इसको गो थ्रू नहीं कर रहे। इसमें आप ये देख सकते हैं कि इंपोर्ट फ्रॉम जेसन, ये जेसन की फ़ाइल्स वगैरह होती हैं, हम इनको इंपोर्ट करके यहाँ कुछ पैटर्न्स ला सकते हैं। यानी पैटर्न से क्या मुराद है कि हम उन पैटर्न्स के मुताबिक वेबसाइट को फिर बाद में डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि मैंने कल आपको कस्टमाइजेशन के अंदर भी बताया था कि प्री डिफाइंड कुछ ऑप्शंस मौजूद होते हैं ये कस्टमाइजेशन के अंदर, जिसमें हम थीम, जो भी थीम हम इंस्टॉल करते हैं उस थीम के अपने कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं। यानी हर थीम के अंदर अपने ही ऑप्शंस होते हैं। अगर कोई भी हम थीम चेंज करते हैं तो उसके डेफिनेटली कुछ ऑप्शंस और होंगे, कुछ कॉमन होंगे, कुछ और होंगे, कुछ चेंज होंगे। तो अब ये वही पैटर्न्स की तरह की चीज़ है, लेकिन इसमें ये होता है कि थीम्स को डिफ़ाइन किया जाता है कि थीम के अंदर कलर्स कैसे होंगे, हेडर कैसा होगा, फुटर कैसा होगा, पेज का डिज़ाइन कैसा होगा, ब्लॉग कैसा होगा, ब्लॉग का साइज़ क्या होगा, पेज का साइज़ क्या होगा, इसकी विड्थ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, ये चीज़ें हम इसके अंदर डिफ़ाइन करते हैं। तो इस पे हम अभी इसको हम स्किप करेंगे अभी ये चीज़। और ये फ़िलहाल हमारे जो कोर्स है उसके अभी एक तो हिस्सा नहीं है, और दूसरी बात ये कि ये उस तरह अभी इस्तेमाल में नहीं आती चीज़, क्योंकि सारी कस्टमाइजेशन के जितने भी ऑप्शंस हैं वो सब हम अपीयरेंस के अंदर थीम्स में जाके ये कर ही लेंगे। लिहाजा यहाँ पे हमें ये थोड़ी सी एडवांस लेवल पे चीज़ होती है, तो इसलिए हमें यहाँ पे उसको स्किप करना पड़ेगा। अच्छा जी, विजेट्स में जाते हैं। विजेट्स क्या है? विजेट्स जब हम वेबसाइट के फ्रंट पेज को देखते हैं, ठीक है, जैसे कि कल हमने बात की थी, तो ये यहाँ पे साइड बार होती है, लेफ़्ट साइड पे भी साइड बार हो सकती है, राइट साइड पे भी साइड बार हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का थीम यूज़ कर रहे हैं और उस थीम में क्या क्या कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मौजूद हैं, उसकी बुनियाद पर ये सारी सेटिंग होती है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये साइड बार के अंदर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, जैसे रीसेंट पोस्ट। तो ये आप रीसेंट पोस्ट वगैरह दिखाना चाहते हैं, दिखा सकते हैं। यानी आप ये चाहते हैं कि यहाँ कोई भी ब्लॉग पेज पर आए और किसी पोस्ट पेज पर चला जाए और पोस्ट पेज पर आपको दाएं तरफ या बाएं तरफ कुछ और भी ऑप्शंस नज़र आ रहे हों, तो ये होंगे साइड बार के ऑप्शंस, ठीक है। अब साइड बार में 3 तरह की कैटेगरीज इसमें होती हैं। ब्लॉग का साइड बार, यानी ब्लॉग जो आर्काइव है या ब्लॉग का कैटलॉग है उसका भी साइड बार हो सकता है, और पेज का भी साइड बार हो सकता है। इसी तरह ब्लॉग के अंदर जब जाते हैं तो सिंगल पोस्ट का अपना एक साइड बार होता है। जब आप सब ऑप्शंस में जाते हैं तो ये देखिए, यहाँ आपको ये देखें राइट साइड बार और लेफ़्ट साइड बार, इन सब के ऑप्शंस नज़र आते हैं, ठीक है। इसी तरह ब्लॉग आर्काइव में जाएंगे, यानी कि कैटलॉग वाले पेज पे जाएंगे, तो इधर भी राइट साइड बार और लेफ़्ट साइड बार के ऑप्शंस मौजूद हैं। और ये साइड बार यानी एक सेक्शन है, ये एक ग्रिड है समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि दाएं तरफ या बाएं तरफ आप क्या ऑप्शंस या क्या चीज़ें आप दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह पेजेस हैं, सिंगल पेज है, सिंगल पेज में जाएंगे तो यहाँ भी आपको ये देखिए राइट साइड बार और लेफ़्ट साइड बार। तो ये अलग अलग कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस में भी आप देख सकते हैं कि ब्लॉग वाले पेज को, यानी ब्लॉग में भी आर्काइव और सिंगल पेज को अलग अलग साइड बार के ऑप्शंस हैं। यानी हम पेजेस में साइड बार देना चाह रहे हैं लेकिन ब्लॉग में नहीं देना चाह रहे, तो भी हम कर सकते हैं। हम पेजेस में साइड बार नहीं देना चाह रहे लेकिन ब्लॉग वाले पेजेस के अंदर, ब्लॉग वाली पोस्टों के अंदर हम साइड बार देना चाह रहे, तो हम दे सकते हैं। तो ये इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें हम देख सकते हैं विजेट्स के अंदर, ठीक है। यही विजेट्स का ऑप्शन हमें यहाँ भी मिलता है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि योर थीम हैज़ 8 विजेट एरियाज़ बट दिस पर्टिकुलर पेज डज नॉट डिस्प्ले देम। मिसाल के तौर पे हम ये पेज चेंज करके देखते हैं, तो सिंगल पेज चेक करते हैं तो हमें यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे।
तो कुछ पेजेस, कुछ जगह या कुछ ऐसे सेक्शंस हो सकते हैं जहाँ पे हमें ये विजेट एरिया नज़र नहीं आएगा, या उसमें से चंद एक विजेट्स नज़र आएंगे। अब विजेट किसको कहते हैं, विजेट क्या चीज़ है, ये देखिएगा। विजेट ऐसे समझ लीजिए छोटे छोटे कार्ड है, आपने वाइट बोर्ड ग्रीन बोर्ड देखे होंगे मुख्तलिफ इदारों के अंदर, वहाँ छोटी छोटी पर्चियाँ लगी होती हैं, यानी एक पर्ची, एक पेज लगा हुआ है, कहीं कोई कलरफुल जो है वो चार्ट बना हुआ है, या कोई छोटी सी स्लिप लगी हुई है, स्निपेट्स लगे हुए हैं। तो वो उनका क्या मकसद होता है, रंग बिरंगे, वो ये होता है कि ये पूरा एक वाइट बोर्ड है या ग्रीन बोर्ड है, यहाँ पे ये चस्पा की गई हैं अलग अलग सेक्शंस या अलग अलग चीज़ें, ताकि उनके ऊपर दिखाया जा सके कि वो क्या चीज़ है और क्या किस चीज़ को वो डिस्प्ले कर रही हैं, उनमें पॉइंट्स क्या है, कोई नोटिस है, क्या चीज़ है। इसी तरह ये विजेट्स होते हैं वेबसाइट के अंदर कि हम मुख्तलिफ जगहों पर कुछ समझ लीजिएगा कि पर्चियाँ जो है ना वो हम लगाना चाह रहे होते हैं, और उन पर्चियों के अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं या सेक्शंस हो सकते हैं। जैसे कि ये रीसेंट पोस्ट का एक सेक्शन है, इसी तरह रीसेंट कमेंट्स हम दिखाना चाहते हैं कि जी हमारी वेबसाइट पर ओवरऑल जो लास्ट यानी आखिरी जो कमेंट्स हैं 3 या 5 या 7 या 8 10 6 जितने भी आप दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। इसी तरह ये आर्काइव्स वाला एक सेक्शन है, इसके अंदर क्या होता है, ये बताता है कि मई 2024 अगर आपने अप्रैल 2024 में कोई पोस्टें वगैरह पब्लिश की थी तो तब यहाँ पे ये ऑप्शन नज़र आएगा कि अप्रैल में भी कुछ पोस्टें हैं। तो अगर कोई यहाँ पे फ्रंट पेज पर क्लिक करेगा, यहाँ पे नहीं, ये तो हमारा डैशबोर्ड है, ये तो हमारा काम का वर्किंग एरिया है, लेकिन फ्रंट एंड पे जब ये नज़र आएगा तो ये क्या, हम इससे क्या फ़ायदा होगा कि कोई भी इस पर क्लिक करके आर्काइव वाले पेज पर यानी उस महीने वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो उसके सामने वो तमाम पोस्टें आ जाएंगी जो उस महीने में अपलोड हुई थी या पब्लिश हुई थी। इसी तरह हम कैटेगरीज दिखाना चाहते हैं, हम कोई इमेजेस दिखाना चाहते हैं तो हम इमेजेस वगैरह कुछ भी दिखा सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगा। अब ये देखिएगा मेन साइड बार, ये जो मेन साइड बार है, इसी तरह हेडर है, हेडर में क्या क्या ऑप्शंस आप दिखा सकते हैं, फुटर बार सेक्शन 1 है, फुटर बार सेक्शन 2 है, और कुछ इनएक्टिव विजेट्स हैं, यानी हम कोई भी विजेट इस्तेमाल तो करना चाह रहे लेकिन फ़िलहाल उसको इनएक्टिव रखना चाह रहे तो हम उठा के यहाँ से ऊपर वाले किसी भी सेक्शन में से उठा के यहाँ पे रख देंगे, बाद में काम आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं कि इसके अंदर ऑप्शंस कौन कौन से हैं। जैसे ये देखिएगा, ये ऑप्शन है ऐड बटन टेक्स्ट का या प्लेस होल्डर का। तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये इन सब को ब्लॉक्स भी कहते हैं कि ये ब्लॉक्स या ये सेक्शन जो है इसमें ऐड किए जा सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो मैं अगर कोई पैराग्राफ डालना चाहूँ, अगर कोई यहाँ इमेज डालना चाहूँ, अगर कोई हेडिंग डालना चाहूँ, अगर कोई गैलरी डालना चाहूँ, इमेज और गैलरी में क्या फ़र्क होगा, इमेज सिंगल इमेज होगा और गैलरी का मतलब है एक से ज़्यादा इमेजेस अगर मैं डालना चाहूँ। लिस्ट है और कोटेशन वगैरह अगर मैं डालना चाह रहा हूँ, तो ये सब ऑप्शंस हैं। ये मैं आपको मिसाल के तौर पे दिखा भी सकता हूँ। ये पैराग्राफ है कि अगर आप इस पर कोई भी पैराग्राफ डालना चाहते हैं तो ये पैराग्राफ होगा। ठीक है, इसी तरह अगर इमेज डालना चाह रहे हैं तो इमेज को डेफिनेटली आपको मीडिया लाइब्रेरी से कोई इमेज लेना पड़ेगा या अपलोड करना पड़ेगा नया। मैं मिसाल के तौर पे यहीं पे इसको क्लिक करता हूँ तो ये इमेज भी आ गया इस सेक्शन के अंदर। ये सेक्शन, ये जो विजेट एरिया है या साइड बार है, ये कैसे नज़र आएगी, कहाँ पे नज़र आएगी, ये मैं आपको जब ये पेज डिज़ाइन करेंगे तो उसके अंदर ये ऑप्शंस में जाके हम इसको देखेंगे। फ़िलहाल हम विजेट्स देख लेते हैं कि विजेट्स कितनी तरह के विजेट्स मौजूद हैं। बहुत तरह के विजेट्स हैं। ये देखिए, डिटेल्स अगर कोई देना चाह रहे हैं, अगर कोई कोड, शॉर्ट्स कोड जो है अगर वो उसके अंदर डालना चाह रहे हैं, अगर टेबल डालना चाह रहे हैं, ठीक है, इसी तरह कोई फाइल यहाँ पे डालना चाह रहे हैं या कोई ऑडियो यहाँ पे देना चाह रहे हैं कि कोई भी आए और विजेट एरिया में आके ऑडियो जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये ऑडियो सारी बात है, आपको वही बात है मैंने आपको बताया था कि MP3, MP4 वीडियोस या इमेजेस कुछ भी, या MP3 ऑडियोज़ या डॉक्यूमेंट्स MS वर्ड, ये सब आपको
कहाँ पे मिलेंगे? जो भी आप मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड करेंगे ये वाले मीडिया सेक्शन में भी आपको नज़र आएंगी, तो आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह और भी इसके अंदर ऑप्शंस हैं वीडियोस के, कवर के, मीडिया एंड टेक्स्ट के, कि अगर आप कोई सेक्शन, छोटा सा सेक्शन इस तरह का डिज़ाइन इसमें ऐड करना चाह रहे हैं जिसके लेफ़्ट साइड पे एक इमेज होगा और राइट साइड पे टेक्स्ट होगा, ये हम डिज़ाइन के अंदर भी चीज़ें देखेंगे। तो बहरहाल इसके अंदर और भी ऑप्शंस हैं, स्पेसर देना चाह रहे हैं, सेपरेटर देना चाह रहे हैं, यानी ऊपर वाले सेक्शन, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का और इस ब्लॉक के दरमियान आप एक लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो ये देखिए आप इस तरह लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये प्रीव्यू भी इसका आ रहा है, साथ साथ स्टेक डालना चाह रहे हैं, ये मतलब मुख्तलिफ ऑप्शंस है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब आपने डैशबोर्ड को देखना है तो तब आपने ये सब के कोशिश करें कि ये सब विजेट्स, ये सब ब्लॉक्स विजेट के अंदर, ये सब आप ट्राई करें, इनको देखें, इनका क्या काम है, इनका क्या फंक्शन है। इसी तरह सोशल मीडिया के आइकन्स वगैरह अगर यहाँ आप डालना चाह रहे हैं, और इसके अलावा और बहुत कुछ है जो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इन शॉर्ट ये है कि ये विजेट एरिया, और विजेट एरिया, ये विजेट हम होम पेज के किसी सेक्शन में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अमूमन यही होता है कि साइड बार में ये सेक्शंस नज़र आते हैं, ये विजेट्स नज़र आते हैं। ठीक है, इसी तरह हम आगे जाते हैं थीम फाइल एडिटर के अंदर। ये मैं जारी बात है पब्लिश नहीं इसको कर रहा हूँ, अपडेट करेंगे तो ये सब अपडेट हो जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे डैशबोर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट, या ऐसे समझ लीजिए कि हसास एक सेक्शन है। हसास इन अ सेंस कि ये जितनी भी हमारी वर्डप्रेस की बैकएंड पे फाइलें हैं, ये देखिए स्टाइल शीट, थीम फंक्शंस, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, आर्काइव्स है, कमेंट्स हैं, थीम फुटर है, थीम हेडर है। इसके साथ आपको ये भी साथ नज़र आ रहा होगा, ये PHP है, php.php.php, लेकिन इसमें ये वाहिद फाइल है ये वाली, और ये थीम स्टाइल एंड ब्लॉकिंग वाली जो .json के साथ है, और ये जो सबसे ऊपर वाली है ये style.css है। ये हसास एरिया में क्यों इसको कह रहा हूँ, जैसे आपने सुना होगा जी मिसाल के तौर पे इलेक्शन के दिनों में कि ये हसास पोलिंग स्टेशंस हैं या ये हसास सिटीज़ हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये उनके अंदर सिक्योरिटी के एतबार से बहुत ज़्यादा हसासियत वहाँ पे पाई जाती है। तो इसलिए ये मैं इसको इस एंगल से भी कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आपने कुछ भी एडिट किया जो कि आपको एडिट नहीं करना आता, कोडिंग और प्रोग्रामिंग के ज़रिए से ये किया जा सकता है। जो डेवलपर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इन एरियाज़ में जाके ये थीम फंक्शंस वाली फ़ाइल ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, इसमें ये सारे फंक्शंस लगे हुए हैं। इसी तरह ये स्टाइल्स वाली फ़ाइल है, इसी तरह थीम फुटर है, थीम हेडर है, ये सब फाइल्स हैं और इनका कोड यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। यानी अगर आपने यहाँ पे कुछ भी कर दिया, इवन कि ये अगर आप डबल कॉमा या इसको कोटेशन मार्क भी कहते हैं, कुछ भी इसमें अगर आपने चेंज किया तो पॉसिबल है कि आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट या वेबसाइट का कोई हिस्सा डैमेज हो जाए, या वो ज़ाया हो जाए, या वो ख़राब हो जाए, या वो रन ही ना हो वेबसाइट, या पूरी की पूरी वेबसाइट ही ख़राब हो जाए। इसलिए रिकमेंडेशन यही है कि जब तक आपको PHP का या बैकएंड पे कुछ चीज़ों का नहीं पता तो आप यहाँ पे कोशिश करें कि ये थीम फाइल एडिटर में आए ना। लेकिन अगर आप कुछ एडवांस लेवल पे कुछ चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं, तो तब हमें यहाँ ये जो फंक्शंस हैं इस पेज के अंदर आके हमें कुछ चीज़ें या कुछ फंक्शंस वगैरह ऐड करना पड़ते हैं वेबसाइट के अंदर। तो वेबसाइट में अगर ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है बाज़ औक़ात कि जी मुझे इस तरह का फंक्शन या ये चीज़ चाहिए, मुझे ये वाला बटन हाइड कर दें, या ये जो स्टोर है उसके अंदर ये फ़लाँ ऑप्शंस इस तरह होने चाहिए, तो तब हम ये करते हैं कि हम फंक्शंस वगैरह ऐड करते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर आगे चलते हैं तो हमारे पास ये प्लगइन वाला ऑप्शन आ जाता है। ये प्लगइन वाले सेक्शन में देखते हैं, जिस तरह हमने थीम्स के अंदर देखा था, ये देखिए जिस तरह हमने थीम्स के अंदर देखा था कि हम
नए थीम्स ऐड कर सकते हैं या कोई कुछ थीम्स हैं जिनको हम एक्टिवेट कर सकते हैं। थीम तो ये वो वाले हो गए जो कि डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल में आएंगे। लेकिन प्लगइन्स कौन से होंगे? प्लगइन्स वो होंगे जो हम अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ फंक्शंस ऐड करना चाहते हैं। अब ये प्लगइन्स डेफिनेटली, जिस तरह मैंने आपको बताया, थीम फाइल एडिटर के अंदर पीछे फंक्शंस ही लगे होते हैं, लेकिन ये प्लगइन्स ऐसे समझ लीजिए, प्लगइन क्या करते हैं, एक स्विच होता है, यानी करंट पीछे से आ रहा है, बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी पीछे से आ रही है वापडा की तरफ से, लेकिन आप एक स्विच लगाते हैं उससे पंखा चलना शुरू हो जाता है, एक स्विच लगाते हैं उससे लाइट चल जाती है, एक स्विच लगाते हैं आप उससे इस्त्री चल जाती है, तो एक स्विच आप लगाते हैं उससे मोबाइल का चार्जर यानी मोबाइल आप चार्ज कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो पीछे काम कर रहा है फंक्शन या वेबसाइट जैसे काम कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन प्लगइन्स बेसिकली क्या होंगे, फिर इसका क्या मतलब होगा कि अलग अलग तरह के प्लगइन्स होंगे जो कि अलग अलग तरह के काम कर रहे होंगे। ठीक है, मैं आपको इसको एक्सप्लोर करता हूँ, फिर आपको मज़ीद चीज़ इसके इस हवाले से क्लियर हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं जिस तरह थीम्स की डायरेक्टरी थी, ठीक है, थीम्स की डायरेक्टरी थी, ऐड न्यू थीम में हम गए और ये देखिएगा आप थीम्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, नए थीम्स। ठीक है, इसी तरह प्लगइन है और प्लगइन को ऐड न्यू प्लगइन करेंगे तो ये प्लगइन की डायरेक्टरी आ जाएगी। इसी तरह जिस तरह थीम्स में ऑप्शन थे पॉपुलर, फीचर्ड, रिकमेंडेड या कुछ और तरह के ऑप्शंस, इसके अंदर प्लगइन्स हैं। ये प्लगइन्स आपको जो नज़र आ रहे हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर रहे हैं। ये फीचर्ड है, अगर आप पॉपुलर में जाएंगे तो पॉपुलर में एलिमेंटर है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, योस्ट है, क्लासिक एडिटर है, ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म के प्लगइन्स नज़र आ रहे हैं। हम इनको करते हैं इंस्टॉल जिसकी हमें ज़रूरत होती है, जिस तरह की हमारी वेबसाइट की नीड होती है उसके मुताबिक। अब ये देखिए, एक ही काम के लिए बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा प्लगइन मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, हम अपनी वेबसाइट के अंदर मिसाल के तौर पे ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इस वेबसाइट की। इसके कॉन्टैक्ट वाले पेज पे जाते हैं, यहाँ आपको ये फॉर्म नज़र आ रहा है, ये वाला फॉर्म। हम चाहते हैं कि हम अपनी वेबसाइट में इस तरह को कोई फॉर्म ऐड करें, कॉन्टैक्ट फॉर्म इसको कहते हैं। यानी कि कोई भी यूज़र आए हमारी वेबसाइट पर, अपना नाम पुट करे, फ़ोन नंबर दे, ईमेल एड्रेस दे, वेबसाइट का लिंक दे, या अदर जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी, कोई भी फ़ाइल अपलोड करना चाहे फ़ाइल अपलोड कर दे, या कुछ भी ऑप्शंस जो हम अपनी मर्ज़ी से ये डिफ़ाइन कर लेते हैं। और कमेंट्स वगैरह कोई देना चाहे, कोई मैसेज करना चाहे तो वो मैसेज हमें सबमिट करेगा तो वो हमें रिसीव हो जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पर कुछ इस तरह का फॉर्म हो। तो ये जो फॉर्म है ये थीम इंस्टॉल करने से नहीं आता, बल्कि इस थीम के अंदर ये एक फंक्शन है, ये एक प्लगइन है जिसके थ्रू हमने ये फॉर्म इस जगह पे लगाया है। ठीक है, गॉट इट, मतलब ये समझ आ गई बात। अब उस ये फॉर्म, इस तरह के फॉर्म्स अपनी वेबसाइट पर ऐड करने के लिए, वेबसाइट के अंदर फॉर्म्स ऐड करने के लिए या प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म के नाम से हम सर्च करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ही काम के लिए, एक तरह के काम के लिए तकरीबन मिलते जुलते कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ, फंक्शंस थोड़े बहुत तब्दीली के साथ, अलग अलग कंपनीज़ हैं जिन्होंने ये प्लगइन्स बनाए हुए हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म WP फॉर्म वालों ने बनाया हुआ है। ठीक है, इसी तरह ये फॉर्मिनेटर है, ये भी कॉन्टैक्ट फॉर्म है, यानी इसके ज़रिए भी हम कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड कर सकते हैं, इसके ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी कंपनी का नाम कुछ और है, WPMU डेव के नाम से है। ये जो अभी आपको नज़र आ रहा था कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ठीक है, ये और कंपनी है, ये और शख्स है जिसने ये बनाया है। इसी तरह निंजा फॉर्म्स है,
तो आप ये देख सकते हैं कि एक वक्त में एक से ज़्यादा प्लगइन्स नज़र आ रहे हैं इसकी डायरेक्टरी में। अब हमने ये देखना होता है इसको कि कौन सा प्लगइन है जो हमारी नीड को पूरा करेगा, उस प्लगइन के अंदर क्या क्या ऑप्शंस है, तो हम वो वाला प्लगइन। अब तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये वाला फॉर्म ऐड करना चाह रहे हैं तो क्या हमें ये सब प्लगइन ऐड करना पड़ेंगे? नहीं, हमें कोई इनमें से एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा, और उसमें हम अपनी मर्ज़ी से ये वाले फॉर्म या ये वाली फील्ड वगैरह रख सकते हैं, और फिर हम उसे कॉन्टैक्ट वाले इस पेज पर इस जगह पे रखना चाहते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से उसको रख सकते हैं। तो वो एक ही प्लगइन काफ़ी हो जाएगा इस सारे मामले के लिए। ठीक है जी। ऐड न्यू में हम जाते हैं, हम देखते हैं कि वेबसाइट, यानी मिसाल के तौर पे हम अपनी वेबसाइट की एसईओ करना चाहते हैं, यानी हम अपनी वेबसाइट को गूगल के अंदर अच्छी रैंकिंग में लेके आना चाह रहे हैं, या वेबसाइट के अंदर या वेबसाइट को गूगल के अंदर रैंक करवाना चाह रहे हैं, या पहले पेज पर लाना चाह रहे हैं कि कोई भी सर्च करे हमारा स्टोर यानी प्रोडक्ट को सर्च करे तो हमारा स्टोर यानी हमारी वेबसाइट पहले पेज पर आए या दूसरे पेज पर आए। तो उसके लिए वेबसाइट के अंदर एसईओ करना पड़ती है। मैं एसईओ सर्च करता हूं तो एसईओ के भी अलग अलग प्लगइन्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे ये मोस्ट पॉपुलर प्लगइन है योस्ट के नाम से, योस्ट एसईओ को कहते हैं। सेकंड वन जो है वो रैंक मैथ है, ठीक है। इसी तरह ऑल इन वन एसईओ है, एसईओ प्रेस के नाम से है। ये जो मेन पॉपुलर प्लगइन्स हैं, ये स्पेशली ये 4 प्लगइन हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा कुछ और प्लगइन्स हैं लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि ये उतने ज़्यादा शायद पॉपुलर नहीं है या रेटिंग इनकी। आप इसमें अब एक रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन ये है कि आपने जब भी प्लगइन या कोई भी थीम, मैं थीम को भी ओपन कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पे ये थीम है, इस चीज़ के अंदर आपने जो एहतियात करनी है या एहतियात बरतनी है वो ये है कि थीम या प्लगइन आपने वो वाले इंस्टॉल करने हैं जिसमें क्या क्या चीज़ें, यानी कि किन किन चीज़ों का आपने लिहाज रखना है। पहली चीज़, सबसे पहले आपने ये देखना है इनकी इंस्टॉलेशन कितनी है। सॉरी, यहाँ पे ये रेटिंग है, ये रेटिंग कितने लोगों ने दी है, और रेटिंग कितनी है 5 स्टार तकरीबन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 27,000 लोगों ने तो रेटिंग दी है, इसका मतलब लोग यूज़ करने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं। तो यूज़ करने वाले कितने हैं जी? 5 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, यानी इस वक्त दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट के अंदर ये वाला प्लगइन 5 मिलियन से ज़्यादा इस वक्त लोगों ने अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। अच्छा, तो इस चीज़ को भी देख सकते हैं आप, जज कर सकते हैं कि हाँ अगर इतने लोगों ने इसको यूज़ किया है और वो फिर फीडबैक अगर उन्होंने दिया है इतनी 5 स्टार रेटिंग, जैसे कि आप दराज से कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, मंगवाते हैं, तो या ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से आप या किसी स्टोर से आप कोई ऑर्डर चीज़ करते हैं, तो आप किस चीज़ का वहाँ पे ध्यान रखते हैं कि यार रेटिंग कितनी है, इनकी रिव्यूज़ कैसे हैं, लोगों ने, अगर आप मोबाइल ऑनलाइन ख़रीदना चाह रहे हैं तो मोबाइल के बारे में लोगों के रिव्यूज़ देखते हैं, कितनी स्टार रेटिंग है उसकी, तो आप ये चीज़ों को देखते हैं। तो इससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ वाकईतन इतने लोग यूज़ कर रहे हैं, इतने लोगों ने रेटिंग दी हुई है, और इसका मतलब है कि ये एक अच्छा प्लगइन होगा या ये एक अच्छा थीम होगा। ठीक है, इसी तरह थीम्स के अंदर भी ये चीज़ आएगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि अपडेटेड कितना है। एक पॉइंट ये भी है, एक चीज़ ये भी आपने मद्देनज़र रखनी है कि लास्ट अपडेटेड यानी ये अपडेट कब हुआ था आखिरी वक्त में। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि सिर्फ 1 हफ़्ता पहले इन्होंने अपने आप को अपडेट किया है। तो इसका मतलब ये है कि जब कि ये प्लगइन अच्छा है और इसके पीछे सपोर्ट है, इसके पीछे टीम है जो इसको अपडेट कर रही है, और जब वो अपडेट कर रही है तो जितना वो ज़्यादा बेहतर उसको अपडेट करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर वो काम भी करेगा। ठीक है जी,
तो अब इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि कंपैटिबल विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस बजाते खुद भी अपने आप को अपग्रेड करता है, ठीक है जी, वर्डप्रेस अपने आप को अपग्रेड करता है। उसका वर्जन अगर आप देखना चाहते हैं कि इस वक्त वर्डप्रेस का वर्जन क्या है, तो आप यहाँ पे राइट कॉर्नर पे नीचे बॉटम पे आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त इसका जो वर्जन है, जैसे आप मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड के वर्जन होते हैं 9, 10, 10.2, 10.3, 11, ये वर्जन्स होते हैं, यानी अपडेट हो गया। हमारे मोबाइल अक्सर आपने भी देखा होगा, नोट किया होगा कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर जो होता है, मोबाइल में जो एंड्रॉयड होता है वो अपडेट होता है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको अपडेट पे लगा देते हैं, वो 5 से 10 मिनट वो लेता है और वो अपडेट हो जाता है, या 15 मिनट लेता है, मोबाइल टू मोबाइल वेरी करता है। तो ये वाला जो इस वक्त वर्जन है अपडेटेड, ये वर्जन के मुताबिक ये वाला प्लगइन है हमारा, यानी कि ये दिखाया यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, टिक किया हुआ है कि मतलब ये है कि जो इस वक्त अपडेटेड यानी ताज़ा तरीन जो वर्डप्रेस मौजूद है उसके मुताबिक ये कंपैटिबल है। यानी इसका मतलब ये भी है कि योस्ट वालों ने ये किया कि जब वर्डप्रेस अपडेट हुआ, नया वर्जन आया, उसकी जो सेटिंग थी, उसके पीछे जो कोड था, उसके मुताबिक भी उन्होंने उसको अपडेट कर लिया उसी के मुताबिक। तो हम नीचे जाते हैं, देखते हैं कि कोई हमें ऐसा प्लगइन भी, मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो दिखा सकूँ। ये देखिएगा, ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, अनटेस्टेड विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। ये अगर आप प्लगइन यूज़ करेंगे तो इसमें रिस्क हो सकता है कि इसमें मसाइल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो वर्डप्रेस लेटेस्ट वर्डप्रेस है उसके साथ ये कंपैटिबल नहीं है, इसको टेस्ट नहीं किया गया, ठीक है। तो और भी इसके अंदर ये देखिएगा, यहाँ पे ये भी एक प्लगइन है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि रेटिंग का फ़र्क है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2000 लोगों ने रेटिंग दी है, लेकिन ये 4.5 जो है समथिंग है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे रेटिंग आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये रेटिंग देखते हैं, सबसे ऊपर जब हम जाते हैं योस्ट की, तो योस्ट की देखें रेटिंग तकरीबन 5 स्टार रेटिंग है, रैंक की भी इसी तरह ही है, और ऑल इन वन की कम आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, लेकिन एसईओ प्रेस की भी अच्छी है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि इसके 4000 लोगों ने रिव्यूज़ दिए, यानी इसकी 3+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, जबकि यानी 3+ मिलियन का मतलब ये है कि 30 लाख से ज़्यादा इसकी इंस्टॉलेशन है इस वक्त, जबकि इस वक्त सिर्फ 3 लाख हैं एसईओ प्रेस की। तो दोनों चीज़ों को कंपैरिजन जब करेंगे तो हम बेहतर किसको देखेंगे? इसको देखेंगे जिसकी रेटिंग ज़्यादा लोगों ने दी हुई है। तो ये भी एक सीन है, ठीक है। इसी तरह ये देखिएगा, ये 6 डेज़ अगो अपडेट हुआ है, जबकि ये एसईओ प्रेस जो है वो 1 डे अगो, यानी ये कल अपडेट किया है इन्होंने, ठीक है जी। तो हम किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं थीम्स के अंदर या इसके अंदर प्लगइन इंस्टॉल करते हुए? अच्छा, एक कैटेगरी मैंने बता दी जी एसईओ वाली, इससे पहले हमने कैटेगरी और वो भी हमने डिस्कस कर ली। हम आगे चलते हैं किसी और कैटेगरी की तरफ, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं इसको ये ख़त्म करता हूँ, दोबारा से मैं इंस्टॉल्ड प्लगइन में आता हूँ। इस वक्त ये वाले प्लगइन इंस्टॉल्ड हैं लेकिन एक्टिव नहीं है, ठीक है जी। हर एक प्लगइन का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग पैराडाइम है, उसका अलग अलग तरीक़ाकार है। पॉपुलर में हम जाते हैं तो पॉपुलर में एलिमेंटर है, ठीक है, क्लासिक है, योस्ट है, ये देखिए वूकॉमर्स है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्लगइन्स हैं। ये क्या करते हैं? ये अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पे हम जिस प्लगइन को सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे डिज़ाइन करते हुए वेबसाइट को, वो है एलिमेंटर। ये आपने नाम याद रख लेना है, समझ लीजिए जैसे आप वर्डप्रेस को आपने याद रखना है ना, तो वर्डप्रेस के बाद ये नाम है इस दुनिया में, इस वर्डप्रेस की दुनिया में जो सबसे ज़्यादा नाम वर्डप्रेस के बाद, वर्डप्रेस में आने के बाद सबसे ज़्यादा नाम एक थीम है जो एक्स्ट्रा थीम है उसका लिया जाता है, और अगर प्लगइन में आ जाए तो सबसे ज़्यादा नाम इस एलिमेंटर प्लगइन का नाम लिया जाता है। तो ये क्या करता है? ये वेबसाइट के पेजेस को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है, इसीलिए इसका नाम यहाँ इसको कहेंगे
वेबसाइट बिल्डर, यानी ये वेबसाइट बनाने के लिए काम आता है। और ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के नाम से एक प्लगइन है। ये वेबसाइट बनाने के काम नहीं आता, बल्कि वेबसाइट के अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करने के लिए ये काम आता है। ठीक है जी। इसी तरह योस्ट एसईओ है, ये क्या करता है, जैसे मैंने पहले भी अभी बताया कि ये एसईओ वेबसाइट की करने के लिए ये हेल्प करता है चीज़ों को। इसी तरह ये क्लासिक एडिटर है, ये क्या करता है, वेबसाइट के अंदर जैसे एमएस वर्ड की तरह का एक ऑप्शन ले आता है कि आप इसके अंदर एमएस वर्ड की तरह की डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इसी तरह ये वूकॉमर्स है प्लगइन। जब भी आप वर्डप्रेस के अंदर आएंगे और जब भी आप ये बात करेंगे कि मैं अपनी वेबसाइट या किसी की वेबसाइट एज ए स्टोर बनाना चाहता हूँ, यानी किसी की प्रोडक्ट है उसको ऑनलाइन सेल करने के लिए वेबसाइट ऐसी बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं अपनी प्रोडक्ट पब्लिश करूँ, कोई भी यूज़र आए, ट्रैफिक आए, मेरी वेबसाइट पर विज़िट करे और ऑर्डर करे और ऑर्डर मैनेजमेंट हो, यानी स्टोर बनाना चाहता हूँ, तो मुझे इस प्लगइन को ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पॉपुलर, सबसे ज़बरदस्त प्लगइन और मोस्ट रिकमेंडेड, और ये समझ लीजिए कि इस वर्डप्रेस की दुनिया में अकलौता ही है ये, इसके मुकाबले में अभी तक कोई नहीं है। उसकी एक और वजह है, उसकी रीज़न ये है कि ये वूकॉमर्स के नाम से प्लगइन है। अगर आपने स्टोर अपनी वेबसाइट में डालना है, स्टोर बनाना चाह रहे हैं, तो ये भी एक वजह है कि ये ऑटोमेटिक कंपनी ने बनाया है। और ये ऑटोमेटिक कंपनी कौन सी कंपनी है, जो ये वही कंपनी है जिसने वर्डप्रेस भी बनाया है, यानी वर्डप्रेस ही कंपनी है, वर्डप्रेस के पीछे जो कंपनी है उसका नाम है ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक कंपनी ने ही वर्डप्रेस बनाया है और ऑटोमेटिक कंपनी ने ही ये वूकॉमर्स का प्लगइन भी बनाया है। आप देख सकते हैं कि ये टीम योस्ट है, कोई और टीम है, कोई और डेवलपर है या और कंपनी है जिसने ये वाला प्लगइन डेवलप किया है। ये वर्डप्रेस कंट्रीब्यूटर है, ये किसी और ने बनाया है, ये किसी और ने, और ये एलिमेंटर ने बनाया है, कंपनी ने। इसी तरह आपको कुछ थीम्स, कुछ प्लगइन्स ऐसे मिल सकते हैं जो वर्डप्रेस की अपनी कंपनी ने बनाया, जिसमें जैसे कि मिसाल के तौर पे ये जेट पैक है। ये वेबसाइट की सिक्योरिटी को, बैकअप को, स्पीड को बेहतर बनाने के लिए ये प्लगइन यूज़ होता है और ये भी ऑटोमेटिक ने ही बनाया है। इसके अलावा और भी हैं। अब ये देखिए, ये साइट किट के नाम से प्लगइन है कि वेबसाइट के अंदर कितनी ट्रैफिक आई है, कितने लोग आए हैं, किस किस कंट्री से आए हैं, और मोबाइल से आए हैं, लैपटॉप से आए हैं, या गूगल सर्च से आए हैं, सोशल मीडिया से आए हैं, ये सब ट्रैफिक के बारे में इंफॉर्मेशन ये वाला प्लगइन देता है। इसका नाम है साइट किट के नाम से, बस। ठीक है, साइट किट इसका नाम है। पूरा नाम इसको कहें तो ये कहा जाता है कि ये साइट किट बाय गूगल। तो हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के प्लगइन्स मौजूद हैं। इसी तरह ये मैंने जैसे कि बताया कि ये कॉन्टैक्ट फॉर्म, यानी ये भी एक प्लगइन है जो क्या करता है, हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म मदद बनाने में हेल्प करता है। इसी तरह ये ऑल इन वन WP माइग्रेशन के नाम से ये प्लगइन है। ये प्लगइन क्या करता है, जस्ट 1 क्लिक, यानी आप सोच सकते हैं कि ये प्लगइन आप इंस्टॉल करें और जस्ट 1 क्लिक आप अपनी वेबसाइट को डाउनलोड करें, और यानी मिसाल के तौर पे इस trailer.hpk.com से डाउनलोड करें और किसी और वेबसाइट पर, यानी क्लाइंट की वेबसाइट पर आप 1 क्लिक के, यानी 1 क्लिक के साथ उसकी होस्टिंग पर जाके वर्डप्रेस के अंदर यही वाला प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और जो फाइल आपने डाउनलोड की थी वेबसाइट की वो यहाँ पे अपलोड करेंगे, और ये प्लगइन आपको दोबारा, यानी नई होस्टिंग पर, नई डोमेन पर वही वाली वेबसाइट जो आपने फ़ाइल बनाई थी या डिज़ाइन आपने की थी वेबसाइट, वो नई होस्टिंग पर या नई डोमेन पर शिफ्ट कर देगा, माइग्रेट कर देगा। इसीलिए इसको माइग्रेशन प्लगइन्स भी कहते हैं। माइग्रेशन प्लगइन्स जो होते हैं इसमें वो और भी बहुत सारे हैं, डुप्लीकेटर के नाम से है, इसी तरह WP क्राफ्ट के नाम से है। अगर आप ये सर्च करना चाहें तो ये मैं अगर इसको लिखूँगा बैकअप के नाम से, तो बैकअप के बहुत सारे प्लगइन्स आपके सामने आ जाएंगे। जैसे ये अपड्राफ्ट के नाम से है, इसी तरह ये जेट पैक भी ये बैकअप करता है, इसी तरह बैकअप माइग्रेशन, और ये देखिएगा ये वही वाला प्लगइन आ गया है। इसी तरह ये मैंने आपको बताया था डुप्लीकेटर के नाम से,
और WP स्टेजिंग वाला, और भी प्लगइन्स हैं, लेकिन मोस्ट रिकमेंडेड या सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं प्लगइन, एक ये अपड्राफ्ट है, ऑल इन वन WP माइग्रेशन है, और तीसरे नंबर पे ये डुप्लीकेटर है। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। मैं अगर कोई भी प्लगइन इनमें से रिकमेंड करूँगा या मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, एक जैसे मैंने आपको ये वाली वेबसाइट दिखाई, ये वाली, ठीक है, ये अभी क्लाइंट ने क्या करना है, इसकी डोमेन बाय करनी है। जब भी वो डोमेन और होस्टिंग बाय कर लेंगे तो ये जो वेबसाइट आपको नज़र आ रही है, ये वाली वेबसाइट जिसमें 7-8 पेजेस हैं, तो क्या ख्याल है मैं उनकी वेबसाइट पर जाके नए सिरे से ये बनाऊंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि यही फाइलें, ये डिज़ाइन सारे का सारा सिंगल हैंडेडली इसको मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा प्लगइन यूज़ करके। कौन सा प्लगइन यूज़ करूँगा मैं? ये मैं यानी सबसे ज़्यादा ये रिकमेंड करता हूँ कि ये यूज़ करें, मतलब इजी टू यूज़ है। वैसे ये ऑल इन वन बहुत इजी है, बहुत ज़बरदस्त है, इसमें भी इश्यूज़ कम आते हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा ये यूज़ करता हूँ अपड्राफ्ट प्लस के नाम से। यानी इसको इंस्टॉल किया, फ़ाइल डाउनलोड की, बैकअप बनाया, डाउनलोड की और अपलोड कर दी, और वेबसाइट दोबारा रीस्टोर हो गई, तो इसमें कोई इशू नहीं आता। ठीक है जी। तो लिहाजा और भी प्लगइन्स हैं इसके अंदर। मैं दोबारा से इस पे पॉपुलर्स में जाता तो आपको और भी प्लगइन्स वगैरह विज़िट करवाता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये WP मेल है, ये अपड्राफ्ट आ गया। ठीक है, ये ऐसा, ये देखिए ये प्लगइन का क्या काम है। ये प्लगइन ये करता है, बल्कि आपको मैं ये करके दिखा देता हूँ। हम इसको करते हैं इंस्टॉल। ये सारी बात करने का मकसद ये है कि जितने भी प्लगइन्स हैं उनके अपने अपने काम हैं और वो अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसको हम एक्टिव करते हैं, ये एक्टिव हो गया, इंस्टॉल हो गया, एक्टिव हो गया। तो हम जाते हैं, यानी इसका काम क्या है, इस प्लगइन का डुप्लीकेट करता है पोस्टों को और पेजेस को। हम पोस्ट में जाते हैं और ये देखिएगा, ये जब हम प्लगइन हमने इंस्टॉल नहीं किया था तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, बल्कि ये 4 ऑप्शन थे, एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश और व्यू का। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया। मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आपने ये अबाउट अस पेज बनाया हुआ है, ये वाला पेज आपने बनाया हुआ है, ये वाला। अब आपने इतनी मेहनत की है इस पेज को बनाने में, लेकिन अगर आप कोई और पेज क्रिएट करते हैं, नया पेज बनाते हैं और उस पेज पर आप चाहते हैं यार ये सेक्शन जो है ना वो सेम सारे सेक्शन अलग, ये सारे के सारे सेक्शन वहाँ पे कॉपी हो जाएं, और नया पेज जब मैं बनाऊंगा तो उस पेज में ये सारे के सारे डिज़ाइन, ये देखिए ये जो भी हेडिंग्स हैं, टाइटल्स हैं, जो कुछ भी है, इमेजेस समेत, बैकग्राउंड इमेजेस हैं, जो कुछ भी है, कलर वगैरह, हर चीज़ उस नए पेज में भी चली जाए। बाद में मैं उसके अंदर एडिट कर लूँगा या टेक्स्ट चेंज कर लूँगा, इमेज चेंज कर लूँगा, वो अपनी मर्ज़ी से। किसी सेक्शन को मुझे जो नहीं चाहिए होगा उसको मैं डिलीट कर दूँगा, रिमूव कर दूँगा। लेकिन मुझे ज़्यादातर या सेम ऐसा ही डिज़ाइन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस पेज को मैं डुप्लीकेट करूँगा। तो इससे क्या होगा, स्मार्ट वर्किंग होगी। स्मार्ट वर्किंग का क्या मतलब है कि बजाय इसके कि आप नए सिरे से सारे का पूरा पेज आप डिज़ाइन करें, आप जस्ट उसको डुप्लीकेट करते हैं। अगर आपने सेम वैसा ही बनाना है तो तब, लेकिन अगर आपके पेजेस अलग अलग डिज़ाइन के साथ हैं तो फिर अलग अलग हमें पेजेस क्रिएट करके अलग अलग डिज़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल मैंने आपको ये इसलिए बताया कि ये देखें, ये एक प्लगइन क्या कर रहा है, डुप्लीकेट कर रहा है, और इसको क्विक एडिट करके हम पब्लिश करना चाहें तो ये पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं, इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने डालना था तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया, और इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, क्योंकि इसका लिंक भी तो हमने सेम वैसा ही बनाना है ना, ताकि दोनों पोस्टें अलग अलग नज़र आएँ। ठीक है जी, इसको हम पब्लिश करना चाहें तो पब्लिश कर देते हैं, इसको अपडेट करते हैं तो ये पब्लिश हो गया है, और इसकी कैटेगरी वही है। अपनी वेबसाइट वाले पेज पर आते हैं, ब्लॉग वाले पेज पर इसको रिफ़्रेश करते हैं तो हमें ये देखिएगा, एक है हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट और एक दूसरा है हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये अलग पोस्ट जो है वो पब्लिश हो गई है। यानी ये हमने प्लगइन इंस्टॉल किया और ये प्लगइन ने हमारा काम आसान कर दिया। ठीक है जी, इसी तरह हमारे पास जो पेजेस मौजूद हैं उन पेजेस को भी हम डुप्लीकेट आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन हमारे पास नज़र आ रहा है।
मिसाल के तौर पे ये वाला पेज है, मैं इसको डुप्लीकेट करना चाहता हूँ तो इसको इस तरह मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ। तो ये देखिए एक अबाउट है, दूसरा भी अबाउट है, लेकिन ये अभी पब्लिश नहीं हुआ, ड्राफ्ट में है। तो डेफिनेटली मैं इसका कोई और नाम रखना चाहूँगा, मिसाल के तौर पे टीम के नाम से इसका पेज का नाम मैं रखता हूँ और इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ इसको मैं पेस्ट करता हूँ तो ये URL भी सेम हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन ये अभी पब्लिश नहीं हुआ तो मैं इसको ये शेड्यूल भी कर सकता हूँ या पब्लिश करता हूँ तो ये शेड्यूल हो गया या पब्लिश हो गया, ठीक है जी। तो ये काम क्या हुआ है कि प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया, ये देखिएगा ये डुप्लीकेट पेज के नाम से एक प्लगइन है, उसको मैंने इंस्टॉल किया, एक्टिवेट किया और उसके बाद उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। अगर मैं इसको डीएक्टिवेट करूँगा और प्लगइन इस वक्त ये इंस्टॉल्ड तो है लेकिन एक्टिव नहीं है, तो तब मैं जाके देखूंगा तो पेजेस में तो क्या मुझे यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है ये नज़र नहीं आ रहा। तो सिंपल सी बात यह है कि इस प्लगइन ने हमारा काम आसान कर दिया है। तो एनीवेज इन शॉर्ट बात यह है कि जिस तरह थीम्स अलग अलग डिज़ाइन बनाते हैं, इसी तरह ये प्लगइन जो है, ये प्लगइन्स की जो दुनिया है ये भी यही काम ये करती हैं कि ये हमारी वेबसाइट में मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस या काम सर अंजाम देते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक स्विच वो पंखा चला देता है और एक स्विच इस्त्री चला रहा है, तो क्या मतलब है वो इलेक्ट्रिसिटी बिजली तो वही आ रही है लेकिन आगे जो चीज़ उस प्लगइन के साथ अटैच है, यानी उस प्लग के साथ उस स्विच के साथ जो चीज़ आगे अटैच है, अप्लायंस आगे लगी हुई है, उसका फंक्शन और है, उसका हर एक का अलग अलग फंक्शन है। तो हम आते हैं प्लगइन, यानी ये प्लगइन वाला ऑप्शन आ गया। इसमें मैंने आपको जैसे बताया इंस्टॉल्ड प्लगइन, न्यू प्लगइन, और ये वही है जो प्लगइन्स की फ़ाइल को एडिट करने के लिए, ये जिस तरह थीम एडिटर में थीम फाइल एडिटर है, इसी तरह प्लगइन फाइल एडिटर है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्लगइन्स हैं और प्लगइन्स के जो बैकएंड पे जो काम, यानी ये प्लगइन्स कैसे काम कर रहे होते हैं इस वेबसाइट पर या किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट में, तो ये उसके पीछे कोड है। तो यहाँ पे भी आपने कोशिश करनी है कि इसमें कुछ भी चेंज करने की कोशिश आपने नहीं करनी। अब आ जाते हैं हम सिंपल, इसका सिर्फ आज हम टच देंगे, समझ लीजिए डिज़ाइन का, कि ये डिज़ाइन कैसे बनाए जाते हैं। तो आज हम इसको डिज़ाइन का एक दो सेक्शन बनाते हैं और डिज़ाइन का आगाज़ करते हैं जी, ठीक है जी। तो हम सबसे ज़्यादा या सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने आपको जैसे कि बताया था, वर्डप्रेस के अंदर आने के बाद एक्स्ट्रा थीम यूज़ करना है, यानी करना नहीं है, मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा आप यूज़ करें, लेकिन हम इस कोर्स में करेंगे और मोस्टली ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा थीम सबसे ज़्यादा यूज़ हो भी रहा है, और ये बिल्कुल रियलिटी है। हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक एक्स्ट्रा थीम की और दूसरा एक प्लगइन की, जो कि मैंने आपको बताया था। वो प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे हम अपने वर्डप्रेस के अंदर। एलिमेंटर के नाम से ये प्लगइन है, इसके स्पेल आप ज़रा गौर से देख लीजिए। ये एलिमेंटर प्लगइन है, इसको कहते हैं एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, ठीक है। इसको हम इंस्टॉल पहले करते हैं और उसके बाद इसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि ये पूरा मिस्त्री है, यानी हमारी वेबसाइट की जो बिल्डिंग बनानी है ना, वो इसने बनानी है। ये आप ये समझ लीजिए कि अगर बना बनाया नक्शा और बनी बनाई चीज़ें लेके आनी है तो वो थीम है, लेकिन वो जो फ्रेम है, वो जो प्लॉटिंग की गई है, उस प्लॉटिंग पे अपनी मर्जी से डिज़ाइन बनाना है अगर आपने, तो आपको एक मिस्त्री चाहिए। तो वो मिस्त्री, सबसे ज़बरदस्त मिस्त्री जो है ना, वो ये एलिमेंटर है, और जो कि आपको अपनी मर्ज़ी से जिस तरह के मर्ज़ी आप डिज़ाइन बनाना चाहे तो बना सकते हैं। एनीवेज हम इसको एक्टिवेट करते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं। तो अब आपको ये जितने भी पेजेस हैं ये नज़र जो आ रहे हैं ना, इनको अब अपनी मर्ज़ी से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। इसका क्या तरीक़ाकार है, आप पेजेस में जाएंगे, पेजेस आपने क्रिएट कर लिए हुए हैं। मिसाल के तौर पे ये पेज है अबाउट के नाम से,
इसमें ये सेक्शन है, ये तो बस ऐसे ही, ये तो थीम एडिटर जो था, यानी हमने इसका जब एडिट किया था तो एडिट के अंदर ये हमने टेक्स्ट डाल दिया था, ये वाला, ठीक है। अभी आपने एक चीज़ नोट की करनी है कि जब हम इस पेज के फ्रंट पेज पर आते हैं, यानी जहाँ पे यूज़र को ये नज़र आएगा, तो यहाँ पे ऊपर कुछ भी कोई ख़ास ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। अभी ये ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमने क्या किया, इसको एडिट किया। एडिट में जाके, क्योंकि हमने अभी ये वाला प्लगइन इंस्टॉल कर लिया हुआ एलिमेंटर वाला, तो जब हमने इसको एडिट में गए तो एडिट में जाके यहाँ ये हमें एडिट विद एलिमेंटर, यानी आप इस पेज को एडिट करेंगे यानी डिज़ाइन करेंगे एलिमेंटर के ज़रिए से, ठीक है जी। यानी ये मैंने आपको सादा से लफ्ज़ों में मिसाल दे दी है कि ये एक मिस्त्री है। अब आप ये मिस्त्री को काम शुरू करने लगेंगे, जी लो जी ये मिस्त्री साहब आप खड़े हो जाएं, अब काम शुरू करें जी, डिज़ाइन करें हमारी वेबसाइट को, ठीक है। तो ये आपने करना ये है कि यहाँ पे आपका कंटेंट पड़ा हो तो तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि यहाँ पे आपका कंटेंट, कोई भी कंटेंट नहीं होना चाहिए, बेहतर है, रिकमेंडेशन यही है। इसको पहले आप अपडेट कर लें और उसके बाद इसको कहें एलिमेंटर को कि भाई आए आपके हमारी वेबसाइट को 4 चांद लगाएं, ठीक है। इसको मैं पेज को अभी देखिएगा, मैंने एडिट विद एलिमेंटर किया तो हमारे पास एक और फ्रेम ओपन हो गया है। ये वो फ्रेम है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस हैं जिसके ज़रिए से हम अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह का सेक्शन चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी है इस वेबसाइट की, कि इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं, या कोई भी वेबसाइट आप देख सकते हैं, ये तो मिसाल सामने सिर्फ बार बार आ रही है। आप ये चाहते हैं कि ये इस तरह का डिज़ाइन हो, उसके लेफ़्ट साइड पे टेक्स्ट हो, नीचे पैराग्राफ हो, नीचे एक बटन लगा हो और आगे टेक्स्ट हो, और दाएं तरफ जो है एक इमेज लगा हो। अगर आप इस तरह का सेक्शन डिज़ाइन करना चाहते हैं या आप इस तरह का सेक्शन डिज़ाइन करना चाहते हैं, ये देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेक्शन ख़त्म हो गया, और यहाँ से शुरू हैं वाइट कलर से, वाइट बैकग्राउंड से शुरू हुए हैं, तो यहाँ तक इस जगह तक एक सेक्शन और ख़त्म हो गया। आगे हैं तो वाई क्लाइंट लव्स अस, यहाँ से एक और सेक्शन शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसी तरह यहाँ पे एक और सेक्शन शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हो गया। यहाँ से एक और सेक्शन शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हो गया, और ये एक और सेक्शन है जो इसके साथ ही इंटीग्रेट किया गया है। फिर आगे रेटिंग वाला सेक्शन शुरू हुआ और यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। फिर एक और सेक्शन यहाँ से शुरू और यहाँ पे ख़त्म हो गया, और ये फुटर है, ये फुटर अलग है, और सबसे आखिर में एक और फुटर लाइन है, कॉपीराइट लाइन भी इसको कहते हैं, ये वाला भी सेक्शन है। ये अलग अलग सेक्शंस हैं। यानी सेक्शंस कैसे काम कर रहे हैं, सादा लफ्ज़ों में बात यह है कि सेक्शन रो के हिसाब से काम करते हैं, यानी कितार जैसे रो। कॉलम और रोज़ में क्या फ़र्क है, कॉलम ऊपर से नीचे की तरफ होता है और रो कैसे होती है, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, ये हो सकती है। जब ये उर्दू में यही वेबसाइट होगी तो डेफिनेटली उसको राइट टू लेफ़्ट कहेंगे, दाएं से बाएं, लेकिन चूंकि ये इंग्लिश में वेबसाइट तो इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि लेफ़्ट टू राइट। यानी ये एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, यानी ये जितनी रोज़ हैं उतने ही सेक्शंस हैं, आसान लफ्ज़ों में ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो हमें ऐसा करना पड़ता है कि हमें पता होना चाहिए कि ये एक सेक्शन है, हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि ये एक सेक्शन है, उसके अंदर एक रो है, यानी ये रो हमने बनानी है। उस रो के अंदर 2 कॉलम है, एक ये वाला कॉलम है, नोट कर रहे हैं आप। अगर आप कॉलम बनाएं तो कॉलम कितने बन रहे हैं इसके, 2 कॉलम, एक ये वाला कॉलम और एक इमेज वाला कॉलम, ये 2 कॉलम है इसके अंदर। अगर आप इस सेक्शन में देखेंगे तो इसमें एक रो है और ऊपर वाले हिस्से में एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम में टेक्स्ट डाल दिया गया। लेकिन जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे रो तो एक है लेकिन कॉलम कितने हैं, 2 हैं। इसी तरह यहाँ आएंगे तो हेडिंग जो है वो एक रो में और एक ही कॉलम में लगी हुई है, लेकिन ये जो सेक्शंस हैं ये तमाम सेक्शन रो एक है लेकिन कॉलम 3 है, 3 कॉलम के अंदर ये लगी हुई है। आगे आ जाते हैं तो ये क्या है, ये 2 रो है, सॉरी
वन रो है ये वाली, जिसके अंदर ये टेक्स्ट है और ये बटन है। आप देख सकते हैं एक ही रो में ये दोनों लगे हुए हैं, ऊपर नीचे का थोड़ा बहुत फर्क है बस, लेकिन रो एक ही है। रो एक है लेकिन कॉलम कितने हैं, ये वाले दो है, एक में टेक्स्ट है और दूसरे में ये बटन लगा हुआ है। इसी तरह ये एक रो है लेकिन इसमें कॉलम कितने हैं, 3 है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये एक ही कॉलम एक रो, एक ही कॉलम एक रो, यानी एक रो और कॉलम। यहाँ पे देखें तो एक रो है लेकिन कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम है। ठीक है जी। इस तरह हम अपनी वेबसाइट को कॉन्सेप्ट को समझते हैं, स्ट्रक्चर को समझते हैं, ढांचे को समझते हैं, तो तब जाके हम अपनी वेबसाइट को उस तरह बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये देखिएगा ये कंटेनर, या यहाँ से आप प्लस के निशान पे जाएंगे तो ये 2 तरह के तरीक़ेकार हैं। यानी ये समझ लीजिएगा कि ईंटों से घर बनाना है या पत्थर से बनाना है, या अलग अलग एक समझ लीजिए कि स्ट्रक्चर है कि किस चीज़ से आपने घर बनाना है। तो पहले जो यानी ओल्ड फैशन था या ओल्ड एक तरीक़ाकार था, अभी तक भी ये यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि अब ये ख़त्म हो गया। लेकिन मोस्ट पॉपुलर ये बाद में आया, फ्लेक्स बॉक्स के नाम से बाद में आया, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें वेरिएशन ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर डिज़ाइन आप इसके साथ कर सकते हैं। इसके साथ भी बहुत अच्छा डिज़ाइन होता है, लेकिन ये फ्लेक्स बॉक्स ग्रिड सिस्टम की निस्बत फ्लेक्स बॉक्स ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा आसान भी है, और इसको मैनिपुलेट करना, इसको यूज़ करना ज़्यादा आसान है। तो हम क्या करते हैं, फ्लेक्स बॉक्स में जाते हैं, फ्लेक्स बॉक्स में देखते हैं कितने कॉलम हम ऐड करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम ये 2 कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है। और अगर 2 कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं, एक जैसे 2 कॉलम, अगर 2 कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं, लेफ़्ट साइड वाला छोटा और राइट साइड वाला बड़ा। अगर हम 4 कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं तो ये करेंगे। अगर हम 3 कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं लेकिन दाएं और बाएं वाले कॉलम छोटे होंगे और दरमियान वाला बड़ा होगा, तो फिर ये वाला सेक्शन, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। ये ऑप्शंस है मुख्तलिफ, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन बनाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, या तो आप ये कॉलम, ये देखें ना, डायरेक्शन आपकी कॉलम है या डायरेक्शन आपकी रो है, जिस तरह भी आप लेके चलेंगे, ये पहले ये करना चाह रहे हैं, पहले ये करना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। ये बाद में जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं वेबसाइट को तो चेंज कर सकते हैं। तो एनीवेज आपकी ये दोनों चॉइसेस है, कोई मसला इन दोनों में से जो भी आप सेलेक्ट कर लें। मैं आपको अभी चूँकि डायरेक्शन आपको रो के हिसाब से बताइए, तो हम पहले रो ले आते हैं। ये देखिएगा एक यहाँ पे रो आ गई है। ठीक है, ये रो आ गई है। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई आप यहाँ पे कोई सेक्शन ऐड करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, जब इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करूँगा तो मुझे लेफ़्ट साइड पे बहुत कुछ नज़र आएगा, जो मैं ऐड करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ इसके अंदर। मिसाल के तौर पे मैं इसी की ही मिसाल देता हूँ, सिंपल सी मिसाल। ये वाला सेक्शन है या ये वाला सेक्शन है जो मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ, इनमें से कोई भी सेक्शन मैं ले सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं ये वाला सेक्शन ऐड करना चाह रहा हूँ, जिसके अंदर एक रो है, 2 कॉलम है। एक कॉलम में हेडिंग है, फिर पैराग्राफ है, और फिर एक बटन है और एक दूसरा बटन है, ये भी बटन ही है, और दाएं तरफ सिर्फ इमेज है और कुछ नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ये करूँगा कि 2 कॉलम बनाऊँगा। अब ये रो तो बन गई है, इस पर क्लिक करें, आपको यहाँ पे ये देखिए ये नज़र आ रहा है ना, रो हॉरिजेंटल, यानी ये इस वक्त ये वाला जो कॉलम है, कॉलम इसको कहते हैं, ये कॉलम इस वक्त रो की डायरेक्शन में है, चूँकि हमने रो वाली डायरेक्शन से ही सिलेक्ट किया था। तो इसको आपने कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझना, बिल्कुल ये बहुत आसान है, बस मैं ये समझा रहा हूँ आपको, बस आप इसको समझ लीजिए। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस प्लस वाले पे क्लिक करना है। आप चाहते हैं लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे 2 सेक्शंस। ठीक है जी, 2 सेक्शंस आप चाहते हैं। तो एक सेक्शन हमारा है जिसके अंदर टाइटल है, पैराग्राफ है और बटन है, दाएं तरफ इमेज है, दाएं तरफ जो है वो इमेज आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे सिंपल, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखें हेडिंग,
ये देखें इमेजेस, ये देखें टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, बटन, जो भी आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। तो सिंपल हम पहले 2 कॉलम बना लें। तो मैं क्या करता हूं, एक और कंटेनर इसी कंटेनर में डालता हूं, लेकिन आपको फ़र्क कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ से आप फ़र्क कैसे देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, ये नेविगेटर में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके नेविगेटर में जाएंगे तो अब आप देख सकते हैं कि एक कंटेनर है और उसके अंदर एक और कंटेनर पड़ा हुआ है, ठीक है जी, और वो उस कंटेनर में कुछ भी नहीं है। यानी इस चीज़ को समझना है सिर्फ आपने, ये अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप जिस तरह का मर्जी डिज़ाइन आप बना सकते हैं अपनी मर्जी से, सिंपल। तो क्या हो क्या रहा है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर को जब हम मैक्सिमाइज करते हैं यानी ओपन करते हैं तो इसके अंदर एक और कंटेनर है जो हमने अभी डाला है, जो हमने यहाँ से ला के उसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया था। तो ये एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर, ये कंटेनर इस मेन कंटेनर के अंदर मौजूद है। तो हम करते ये हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ से भी इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये देखें, ये जो अंदर वाला कंटेनर है ना, अंदर वाला, इसको इसके ऊपर राइट क्लिक किया और आप इसको करें डुप्लीकेट। जैसे ही आपने इसको डुप्लीकेट किया तो क्या हुआ, मेन कंटेनर ये वाला था, उसके अंदर एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है, 2 कंटेनर 2 कॉलम बन गए। तो अब आपने क्या कर दिया है, समझ लें आपने सांचा बना दिया है, ये सांचा बना दिया है इस काम के लिए, आपने ग्राउंड बना दिया है, आपने क्यारी जो है समझ लीजिए तैयार कर ली है पीछे नीचे, जिसके अंदर आपने पौधे लगाने हैं उसकी खूबसूरती के लिए। जारी बात है बेसमेंट आपने जो बनाई है उसी के मुताबिक ही ऊपर ढांचा बनेगा ना। तो पहले आपने क्या कर लिया है, बेसमेंट बना लिया, उसका ढांचा बना लिया, उसका स्ट्रक्चर बना लिया, जिसके मुताबिक लेफ्ट साइड पे ये चीज़ें आएंगी और राइट साइड पे ये एक इमेज आएगा, ठीक है। चले, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ सिंपल इसके ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, ये आपको बटन, ये यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये वाला, ये नेविगेटर है जिसके अंदर आपको सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, ठीक है। या आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो इधर आ जाएंगे, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इधर आ जाएंगे। अब आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि ये जो टाइटल है ये आ जाए यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे हेडिंग, यानी ये टाइटल या हेडिंग इसको कहते हैं, मैं हेडिंग को उठाऊँगा और यहाँ पे ला के रखूँगा। ये देखिएगा आपके सामने ये हेडिंग आ गई है और हेडिंग में डमी टेक्स्ट लगा हुआ है, कलर इसका कुछ और है। तो ये तो हमारी अपनी मर्ज़ी है ना कि मैं इसका ब्लैक कलर करूँगा, इसका फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होगा वो हमारी मेरी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी करना चाहूँ मैं कर लूँ, ठीक है। ये आपने माइंडसेट पहले बना लिया ना कि मैं इस तरह का ये वाला सेक्शन बनाना चाहूँ। अभी पूरे पेज की बात नहीं हो रही, पूरा पेज क्या होता है, 1 2 3 4 5 7 10 12, ये 10 12 8 9 सेक्शन से मिलकर पूरा पेज बन जाता है। यही तो डिज़ाइन होता है। तो पहले क्या करते हैं, आप एक एक सेक्शन बनाते हैं। यानी अगर आपने एक कमरा बनाना है तो आपको पहले एक दीवार बनानी पड़ेगी, फिर दूसरी दीवार, फिर तीसरी दीवार, फिर चौथी दीवार, तो 4 दीवारों से मिलकर एक कमरा बनता है। इसी तरह आपने अगर पूरा पेज डिज़ाइन करना है तो पूरे पेज के लिए आपको अलग अलग सेक्शन ये वाले सारे डिज़ाइन करने पड़ते हैं। सेक्शंस डिज़ाइन होंगे, ये वाला सेक्शन बन जाएगा तो नीचे एक और सेक्शन बन जाएगा, फिर उसके नीचे एक और सेक्शन बन जाएगा। इनको ऊपर नीचे करना चाहेंगे तो भी आप कर सकेंगे। एनीवेज हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे ये वाला टाइटल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसके अंदर जाके इसको मैं चेंज कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको पेस्ट मैंने कर दिया, ये जी पेस्ट हो गया। अभी कलर की बात नहीं हो रही, कलर तो चेंज हमने करना ही करना है। फिलहाल हम टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं अपनी मर्जी से। अब ये पैराग्राफ है, मैं बाद में इसको कॉपी करता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए क्या, ये एक टाइटल है, इस टाइटल के नीचे एक पैराग्राफ चाहिए। तो मैं दोबारा यहाँ जाता हूँ, ये जो टेक्स्ट एडिटर है ये वो काम करता है, मुझे पैराग्राफ लाने में यहाँ पे हेल्प करता है। तो ये देखिएगा आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं ना यहाँ पे, ऑप्शन के कहाँ पे इसको प्लेस करना है आपने। तो आप इसको इसके ऊपर टाइटल के प्लेस करना चाह रहे हैं या इसके नीचे करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप इसके नीचे करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप इसके साथ बिल्कुल इसको प्लेस कर देंगे, इसको छोड़ देंगे।
जब आपने छोड़ा तो यहाँ पे डमी डाटा या डमी कंटेंट या टेक्स्ट फर्जी कंटेंट आ गया हुआ यहाँ पे। आपने क्या किया, यहाँ से कॉपी किया। अब ये हर बार यहाँ से कॉपी नहीं करना होता है आपने, मतलब ये होता है कि आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। मैं सिर्फ कॉपी इसलिए कर रहा हूँ टाइम की बचत के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको कंट्रोल ऑल किया और इसको पेस्ट कर दिया, तो टेक्स्ट हमारा चेंज हो गया है। ये वही वाला टेक्स्ट हमारा बन गया है, ठीक है जी, ये वाला। अब मैं कोई बटन ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें, मिसाल के तौर पे मैं एक बटन ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं दोबारा यहाँ जाऊँगा और यहाँ से ये वाला बटन उठाऊँगा और यहाँ दरमियान में डालना चाहता हूँ, ऊपर नीचे। तो मैं इस टेक्स्ट के पैराग्राफ के नीचे चूँकि डालना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको रख दूँगा। जैसे कि मैंने बताया कि कलर वगैरह की आपने टेंशन नहीं लेनी, कलर भी इसके अंदर ही हमने चेंज करने हैं। फ़िलहाल हम कंटेंट सेट कर रहे हैं कि कंटेंट के सेक्शंस एरियाज़ बना रहे हैं कि ये एरियाज़ हमारे उसके अकॉर्डिंग है। तो ये जो बटन है, इस बटन पे क्या लिखा हुआ जी, आवर सर्विसेज। तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और ये देखें यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकूँगा, आवर सर्विसेज। ये मैंने आवर सर्विसेज यहाँ पे टाइप किया। इस बटन का लिंक देना चाहूँ तो लिंक दे दूंगा, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल लिंक नहीं दे रहा। यानी कि इसका मतलब ये है कि मैं इस बटन पे क्लिक करूँ और मैं सर्विसेज वाले पेज पे चला जाऊँ। ये मैं अगर चाहता हूँ तो फिर ये वाला लिंक मैं दूंगा इसके अंदर, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे इसके पीछे मैं इसका ये वाला लिंक दे दूंगा, यहाँ पे ला के मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है जी। अब चूँकि मसला ये है कि ये तो demo.hpk.com का है, लेकिन मुझे अपनी वेबसाइट का लिंक चाहिए पेज का, तो मैं कैसे लूँगा। यहाँ पे हमने सर्विसेज वाला पेज ये बनाया हुआ है, इसको मैं करता हूँ व्यू, इसको व्यू करूँगा। इस व्यू का ये वाला जो पेज है, मैं चाहता हूँ कि हमारी वेबसाइट पर कोई आए, यहाँ पे क्लिक करे और इस पेज पर चला जाए और इस पेज पर चला जाए, इस पेज पर। तो मैं ये वाला लिंक कॉपी करूँगा और यहाँ इस बटन के पीछे इसका लिंक ये वाला मैं पेस्ट कर दूंगा। यानी अब ये हमारी अपनी वेबसाइट का ही पेज है। वरना क्या होगा, वो कल वाला सीन होगा, वे विकीपीडिया हमने लिंक लगाया था ऊपर, तो वो हमारी वेबसाइट से बाहर निकल जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारी वेबसाइट पे कोई बंदा आए और वेबसाइट से बाहर निकल के किसी और वेबसाइट पे चला जाए। इसलिए हम अपनी ही वेबसाइट का दूसरे पेज का लिंक देंगे, जो कि ये वाला है। यानी इस पर क्लिक करेगा तो हमारे सर्विसेज वाले इस पेज पर चला जाए यूज़र। हम अपनी वेबसाइट पर ही यूज़र को रखना चाह रहे हैं कि वो वेबसाइट पे आए, विज़िट करे, ज़्यादा वक्त गुजारे। आगे आते हैं तो ये हमने क्या किया, एक बटन लगा दिया और उस बटन के पीछे लिंक भी दे दिया। हमने साथ साथ ये एक काम ज़रूर करना है, वो काम ये करना है कि ये अपडेट करना है। ये ऐसे समझ लीजिएगा आपने टाइपिंग की है और MS वर्ड ओपन किया हुआ, टाइपिंग करते हुए आपने सेव करना भूल गए। अगर आपने ये सेव नहीं किया तो आपकी जितनी मेहनत आपने की होगी वो ज़ाया हो जाएगी और आपको नए सिरे से काम करना पड़ेगा। आपने इसको अपडेट किया और ये पेज कौन सा पेज है, इनमें से किस पेज पर हम ये सारा काम कर रहे हैं, अबाउट वाले पेज पर, ठीक है। तो अबाउट वाले पेज को ही हम ओपन करके देखेंगे ना कि भाई अब हमारे वेब पेज पर कैसा डिज़ाइन नज़र आ रहा है। तो ये आपको कैसा नज़र आ रहा है जी, ये देखें कुछ उस तरफ जा रहे हैं ना हम, ये वाले पेज की तरफ। ये जो होम पेज है, सॉरी हमारी कोई और वेबसाइट थी, हाँ ये वाली वेबसाइट। इस वेबसाइट के ऊपर वाले सेक्शन, ये वाले जो सेक्शन है उसके करीब करीब हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। क्यों जी, ऐसा हो रहा है ना कि हमारे पास टाइटल भी आ गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गया, बटन भी आ गया। एक बटन तो आ गया, दूसरा बटन भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है सीन, ये आ गया। अब दाएं तरफ हमें एक इमेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यानी ये तो आ गया, चले ठीक है। हम फिलहाल यहाँ पे एक ही बटन ऐड कर रहे हैं, दूसरा बटन ऐड नहीं कर रहे, लेकिन दाएं तरफ हम एक इमेज डालना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये देखें, ये जो इमेज वाला ऑप्शन है ये हमने यहाँ ला के ड्रॉप डाउन कर दिया। लेकिन ये तो अभी ऑप्शन दे रहा है ना, इमेज तो हमने अभी डालना है इसके अंदर।
तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर मिसाल के तौर पे ये इमेज या कोई और इमेज या यही वाला इमेज जो है ना, हम इसके अंदर ले आते हैं। जिस तरह का ये इमेज है, मिसाल के तौर पे यही वाला इमेज है, हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और डेस्कटॉप पे इसको लेके आते हैं और इसकी जगह पे हम रिप्लेस कर देते हैं इस इमेज को। हम नया इमेज अपलोड करते हैं, ये वाला, और लें जी ये वाला इमेज हमारा आ गया है। ये वही वाला इमेज है जो हमारा किसी और वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और टेक्स्ट का कलर भी हम वैसा करने की कोशिश करते हैं, तो हम साथ साथ अपडेट कर देते हैं। हमारी वेबसाइट को रिफ़्रेश करें, रिफ़्रेश करेंगे तो देखिएगा आपको मिलता जुलता डिज़ाइन नज़र आ रहा है। लेकिन अब आप देखिएगा कि ये जो अलाइनमेंट है, टेक्स्ट थोड़ा सा नीचे है, ये टाइटल इमेज के तकरीबन बराबर में है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ये वाला जो कॉलम है इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट समेत, बटन समेत, पैराग्राफ समेत थोड़ा सा दरमियान में, ये दरमियान में आ जाए, इस कॉलम के दरमियान में आ जाए। तो आपने क्या किया, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये देखिएगा ये सेंटर में, ये देखिए आपको अलामत भी, सिंबल भी इसी तरह का ही नज़र आ रहा होगा सेंटर में। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर नज़र आएगा, ऊपर वाले हिस्से में ये सारा कंटेंट लग जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं सेंटर में क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए क्या हुआ, ये सेंटर में हो गया। ये तीनों चीज़ें, टाइटल, पैराग्राफ और बटन, इस कॉलम के सेंटर में आ गए हैं। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है, इसके निचले हिस्से में यानी पैंदे में जाके ये लग गए हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सबसे ऊपर होते हैं। अगर इस पर मैं क्लिक नहीं करता तो इधर ही रहते हैं, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही है। ये मेरे ख्याल में बात समझ आ गई। दोबारा बता देता हूँ कि सेंटर, ये सेंटर में आ गया, बॉटम, बॉटम में आ गया, ऊपर ले जाना चाहता हूँ तो ऊपर आ जाएगा। एनीवेज मैं सेंटर में लेके आना चाहता हूँ तो सेंटर में लेके आ गया हूँ मैं। अगर इसमें कुछ और भी ऑप्शंस हैं, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि ये वाला ऊपर सबसे लग जाए हिस्सा, बटन सबसे नीचे लग जाए और ये कंटेंट दरमियान में रहे, मिसाल के तौर पे, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिएगा क्या हो रहा है, ये जो सबसे ऊपर वाला था वो सबसे ऊपर जाके लग गया, नीचे वाला सबसे नीचे जाके लग गया। लगने से क्या मुराद है कि उसके साथ अटैच हो गया। इस पर क्लिक करूँगा तो दरमियान में कुछ स्पेस आ जाएगी, यानी दरमियान वाल में थोड़ा सा ये तीन दोनों जो है थोड़ा दरमियान में हो जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये और करीब हो जाएंगे। एनीवेज मैं ये चाहता हूँ कि ये तीनों करीब करीब ही रहें, लेकिन इस कॉलम के सेंटर में आ जाएं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेंटर में इसको सेंटर अलाइन कर लिया। अब अपडेट करता हूँ, अब दोबारा वेबसाइट पे जाता हूँ तो ये देखिएगा अब मुझे कदरे बेहतर डिज़ाइन नज़र आ रहा है, अब बेहतर होना शुरू हो रहा है डिज़ाइन, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मैंने आपको कल एक बताया था ना कि इसका साइज़ क्या होना चाहिए। तो आप ये एक्सटेंशन आप इंस्टॉल क्रोम के अंदर, ये आपने इंस्टॉल करनी थी, कर ली होगी। इस पर क्लिक करना है आपने, यानी इस टेक्स्ट पे ला के पहले आपने इस पर क्लिक करना है, फिर कर्सर को लेके आना, लेके आना, लेके आना। अभी बटन कोई नहीं दबाया हुआ, मैंने माउस को मैंने दबाया नहीं हुआ, क्लिक नहीं किया हुआ, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और माउस को क्लिक करता हूँ तो ये विंडोज़ मेरे पास सामने ओपन हो जाती है। इसका कलर भी आ जाता है। इस वक्त इसका कलर क्या है जी, दिखने में ये ब्लैक है, 000 होना चाहिए, लेकिन असल में इसका कलर ये आ रहा है, ठीक है जी, ये कलर आ रहा है। 64 इसका साइज़ है फ़ॉन्ट का, और इसका फ़ॉन्ट का वेट कितना है, 600 है। वेट से मुराद ये होता है कि इसकी मोटाई कितनी है। 100 से लेके यानी 100 से लेके 900 तक, कम से लेकर ज़्यादा मोटाई तक टेक्स्ट होता है।